हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू फोर्स डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे एफ के 2022 सेकंड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसी सीरीज़ में आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है और इसमें हम आगे के PYQs लेके आए हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा और उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस करे होंगे। सो लेट्स मूव अहेड विथ आवर टुडेज सेशन। So the question number 1 is, what will be the color of red roses when it is seen through a green glass? ये साइंस से एक क्वेश्चन। तो साइंस में हमने RBG मेन प्राइमरी कलर्स पढ़े हैं, तो उसी से रिलेटेड कंसेप्ट से के क्वेश्चन है कि अगर रेड कलर का रोज है और अगर हम उसे ग्रीन ग्लास से देखेंगे तो वो किस कलर का दिखेगा? डेट विल बी सीन इन ब्लैक कलर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज बी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is the exclusive power of लोक सभा? सो लोक सभा और राज्यसभा के पास दोनों के पास अलग अलग पावर्स हैं, तो उसमें सिर्फ जो लोकसभा का इसमें पूछा गया है, सो डेट इज टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल। अब यहाँ पे जब मनी बिल की बात है, ये तो हमें मनी बिल का आर्टिकल पता होना चाहिए 110, इस तरीके से पढ़ना है। सो मनी बिल का लेक्चर मनी बिल का आर्टिकल क्या है? Article number 110, and money bill can be only introduced in the Lok Sabha only. Speaker of the Lok Sabha declares a bill as a money bill, and it's his or her assent is final to declare a particular bill as money bill. So the correct answer of question number 2 is money bill. Only Rajya Sabha can only rectify it, not rectify, only can suggest something in that particular money bill within the period of 14 days. So the final power rests with Lok Sabha. So correct answer of question number 2 is money bill, option number A. Moving towards the next question. Indigenously built supersonic cruise missile is known as? First of all, word indigenously, supersonic, and this is cruise missile. Okay, so we all know that Brahmaputra, there is a river called Brahmaputra, and there is a river in Russia called Moscow river and Brahmaputra. So the combined name of these two river is known as BrahMos missile. So BrahMos missile इंडिया और रशिया ने जॉइंट वेंचर के साथ बनाई है। दिस इज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। व्हाट इज क्रूज मिसाइल? मिसाइल दो टाइप की होती है, एक होती है क्रूज मिसाइल और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो एटमॉस्फेयर के अपर लेयर तक जाती है और फिर उसके बाद ग्रेविटी को यूज़ करते हुए इस मिसाइल का वो, बल्कि क्रूज मिसाइल लोअर ऑर्बिट में चलती है और ये डायरेक्टली ऐसा पाथ को फॉलो करती है। सो दिस इज क्रूज मिसाइल, एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ अ मिसाइल इट कैन बी ऑल्सो क्लासिफाइड एज सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सो ब्रह्मोस इज द इन दिस कैटेगरी इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये मैंने पहले भी बोला है, डिफेंस के सारे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने वेपन्स हैं, जितनी शिप्स हैं, नेवी जो यूज़ कर रही है, एयरक्राफ्ट वाली कैरियर है जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, जो बन रहा है, ये सब अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। मिसाइल्स के नाम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इनरिच नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल? सो हमारे सॉइल में काफ़ी सारी तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट उसमें नाइट्रोजन नहीं मिलता है। तो नाइट्रोजन जो होता है वो क्रॉप्स की मदद से, जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है, तो वो नाइट्रोजन को सॉइल में लाने का काम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं जो कि लेगुमिनियस क्रॉप्स के पास पाए जाते हैं, और उसी का जो कि जितनी भी दालें वाली जो फसल होती है ना, जैसे कि पीज हो गए, तो ऐसे जो क्रॉप्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं सॉइल्स में। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज ए। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टू लैंड कॉजेज समर मॉनसून इन इंडिया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, बिकॉज जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन होते हैं वो आजकल एफकेट में थोड़े से कंसेप्चुअल आने लगे, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रिलेटेड आ जाएंगे। मॉनसून भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको हम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता क्या है, इंडिया में मॉनसून कुछ इस तरह से आता है कि ये 0 डिग्री है हमारा इक्वेटर, इसमें विंड्स फ्लो कर रही हैं ऐसे,
सन के हमने जैसे कि पता होती है कि पोजीशंस अलग अलग होती है, तो एक पॉइंट अभी सन अगर इधर तरफ होता है जब इंडिया में समर होगा, उसके बाद जब इक्वेटर पे सन आता है तो इस टाइम पे यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने के साथ ये पूरी की पूरी विंड क्या होती है कि जो इक्वेटर को क्रॉस करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है। अब जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है तो यहाँ आने पर जो उसके ऊपर कोरोलिस फोर्स लगता है और इस कारण के कारण ये टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाती है और ये इंडियन कोस्ट पे टकराती है। वी नो दिस रीजन इज केरला। हमें पता भी है कि 1 जून में केरला में बारिश प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अप्रॉक्स इस टाइम पे यहाँ पे बारिश गिरती है, तो इस कारण से ये यहाँ पे गिरती है। अब हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट। तो यहाँ पे जो कोस्ट पे हमारी जो विंड्स टकराती है वही मानसून लेके आती है। तो कौन सा मानसून हो गया? ये साउथ वेस्ट मानसून हो गया। वैसे ईस्ट वाले रीजन में दिस इज कॉल्ड अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून एंड दिस इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून। इंडिया में मानसून 2 ब्रांचेस में यहाँ पे आने के बाद डिवाइड हो जाता है। ईस्ट वाले पूरे पार्ट में अरेबियन सी मानसून होता है, ईस्ट वाली पूरी ब्रांच में बे ऑफ बंगाल की वजह से, जो सारे नॉर्थ ईस्टर्न इलाके हैं उधर तरफ बे ऑफ बंगाल की वजह से होता है। सो I hope this question concept is clear with you. So the correct answer of this question is southwest monsoon, because from this direction the winds are entering in the Indian subcontinent. So the correct answer of question number 5, that is, which of the following periodical wind blowing from the sea to land causing summer monsoon? Summer monsoon means mainly weather can be classified, climate can be classified into 2 ways, that is summer and winter. So the summer monsoon in India is southwest monsoon. Moving towards the next question. India's permanent research station, दक्षिण गंगोत्री. अब नाउ जैसे कि हम क्वेश्चंस का पैटर्न समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यह तो दे दिया है, लेकिन अगली बार हो सकता है कि वो उस परमानेंट रिसर्च स्टेशन का नाम ही पूछ रहे, डेट इज दक्षिण गंगोत्री एंड इट इज इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में हमारा परमानेंट रिसर्च सेंटर है जिसमें हम पोलर रीजन्स की स्टडी के लिए वो करते हैं। तो उसके लिए जो उसका स्पेसिफिक नाम है वो है दक्षिण गंगा, और वो आपको कहाँ मिलेगा? अंटार्कटिका में। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज अंटार्कटिका। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट ओशन रूट इन द वर्ल्ड? क्या होता है कि एग्जाम में सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कभी कभी आपका जनरल लॉजिक भी उसमें टेस्ट किया जाता है कि आप जो पढ़ रहे हो उसको लॉजिकली इंप्लीमेंट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ये इसी टाइप में से एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट ओशन रूट इन द वर्ल्ड। सो अगर आपको सारे के सारे ओशंस की लोकेशन याद होगी और उनके आसपास की कंट्रीज की लोकेशन याद होगी तो इजीली आप बता सकते हो, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ओशन। साउथ अटलांटिक ओशन में वैसे ही इतनी ज़्यादा कंट्रीज हमें देखने को नहीं मिलती है, तो इस कारण से वहाँ पे बिजी प्लेस की कोई बात ही नहीं उठती है। इंडियन ओशन में भी इतनी ज़्यादा कंट्रीज हमें नीचे सब इंडिया के नीचे बात कर रहे हैं हम, वहाँ पे इतनी नहीं मिलती है। पैसिफिक ओशन अपने आप में इतना बड़ा है, बहुत फैला हुआ है, जहाँ पे मेनली यहाँ पे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका, ये सारी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा पास में आ जाती है। तो इधर तरफ के इलाके में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होता है और इस कारण से ये जो सी रूट होता है वो बहुत ज़्यादा बिजीएस्ट होता है। सो लॉजिक को अप्लाई करते हुए ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है सी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, जैसे कि पहले भी कहा है, लूसेंट में से डिफेंस वाला सेक्शन जिसमें से आपको सारी रैंक पढ़नी है, कमांड्स की लोकेशंस याद करनी है, सारे के सारे डिफेंस इंस्टीट्यूट्स मैंने पहले भी रिपीट करा है, प्रीवियस हमने क्वेश्चंस में भी देखा था। तो अभी यहाँ पे स्पेसिफिक पूछा, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज इज लोकेटेड एट, इट इज इन वेलिंगटन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज डी, वेलिंगटन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन responsible to maintain international peace and security was established on 24th October। इस क्वेश्चन में हमें डेट दे दी है 24th October इन द ईयर। अब हमसे इस बार स्पेसिफिकली ईयर पूछा गया है। यूनाइटेड नेशंस, मैंने पहले भी बोला यूएन से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन एफकेट में आना ही आना है।
इस बार क्या पूछा है, यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर को बना था, तो ईयर क्या था, तो उसका ईयर था 1945। अब जब यूएन की बात निकली तो मैंने तो पहले भी बोला है कि मिसलेनियस वाले सेक्शन में जाओ, यूएन वाला पूरा के पूरा रट डालो, खत्म करो उसको। यूएन में यूएन का एस्टेब्लिशमेंट डेट 24 अक्टूबर 1945। यूएन का हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क। फिर उसके बाद इसके कुल टोटल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यूएन वाज फॉर्म्ड द सिग्नेटरीज वर 51 कंट्रीज। उसके बाद एट प्रेजेंट 193 कंट्रीज आर टोटल। साउथ सूडान इज द न्यूएस्ट कंट्री विच इज एडेड इन दिस लिस्ट। सो इस तरीके से यूएन वाला पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज बी 1945. 24th October 1945 is the date when US was formed. Moving towards the next question. Who authored the book Freedom at Midnight? फिर ये बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ये बुक किसने लिखी है। तो हिस्ट्री से रिलेटेड कोई सी बुक हो, मेडिवल पीरियड से रिलेटेड कोई सी बुक हो, या करंट से रिलेटेड कोई सी बुक हो, सारी की सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको पढ़ना कहाँ से, लूसेंट के पीछे जो मिसलेनियस वाला सेक्शन है उसमें एंशिएंट जितनी भी एंशिएंट और मेडिवल में जो बुक्स लिखी गई है उनके ऑथर दिए हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो कि काफ़ी रिनाउंड पर्सनालिटीज़ ने जो बुक्स लिखी हुई है और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स बुक है उनकी भी लिस्ट दी हुई है, वो उसको पढ़ो। तो उससे काफ़ी एक बुक्स एंड ऑथर से भी एक क्वेश्चन फिक्स आते ही आता है। तो बुक्स एंड ऑथर वाला क्वेश्चन इससे आप आराम से कर पाओगे। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपेरी इज द करेक्ट आंसर, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम एट मिडनाइट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब ये एंशिएंट से एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे एफकेट में देखने को मिलेंगे। ज़्यादा इसको घबराने की इन सेक्शन से बात नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बोला है कि हिस्ट्री वाले सेक्शंस में जाओ, टेबल याद करो, तो टेबल के उसमें ये ऐसे क्वेश्चंस आपको आराम से मिल जाएंगे। सो मनु इज द लॉ गिवर एंशिएंट। जब एंशिएंट पार्ट हम पढ़ेंगे, वैसे इतना ज़्यादा उसको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है एंशिएंट पार्ट को, जो टेबल्स बोलिए उनसे सफिशिएंटली कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बट मनु इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, the important fame of Ashok largely rests upon the importantly हमें अशोक, गुप्ता, जैनिज्म, बुद्धिज्म, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एरा, ये वाला टॉपिक मेडिवल से कम, पूरा एंशिएंट और मेडिवल में बस इतना पढ़ना है लूसेंट की बुक में से, बाकी सारी टेबल्स पढ़नी है, उसमें से ये आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। सो द इमॉर्टल फेम ऑफ अशोक लार्जली रेस्ट अपॉन, हमें पता है कि अशोक मेनली कहाँ से के लिए जाने जाते थे, तो बुद्धिज्म में उन्होंने अपना कन्वर्जन कर लिया था और बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिवली वर्क किया है, जैसे कि श्रीलंका में बुद्धिज्म अशोक के कारण ही पहुंचा था। सो द कन्वर्जन ऑफ बुद्धिज्म एंड इट्स प्रोपोगेशन। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी स्टार्ट दांडी मार्च। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल very easily answer this question. The correct answer of this question is to break the salt law. दांडी मार्च कराई सॉल्ट लॉ के लिए गया था, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कब करा गया था, कहाँ से कहाँ तक के बीच में करा गया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया, एक लाइन लिखी हुई है, दैट इज अंबिका मजूमदार फोर्स गांधी जी फॉर वुमेन पार्टिसिपेशन इन सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। 1930 में ये हुआ था, 1930 में ये हुआ था, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था गांधी जी ने। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 इज बी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिगेन ऑन 10th May 1857. The freedom struggle started with 1857. The war of 1857 started from Meerut. सो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अलग अलग रीजन्स में जिन जिन लोगों ने रिप्रेजेंट किया, जैसे झांसी की रानी, बैरम खां, अलग अलग जो पर्सनालिटी है, नाना तात्या टोपे, ये सब जितने भी नाम है ये सारे किस रीजन से आए थे और किस रीजन में इनका डोमिनेंस था, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज ए। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन राइजेज इन अरुणाचल प्रदेश 2 hours बिफोर इट डज इन द्वारका इन गुजरात। दिस इज बिकॉज द फॉर्मर इज, मतलब
अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे सूरज पहले उग जाता है द्वारका से, जो कि गुजरात में। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो इसका रीज़न है हायर एलिवेशन। एलिवेशन के कारण कहीं पे भी जल्दी सुबह और शाम नहीं होती है। इसका रीज़न क्या होता है कि जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है। सन की लोकेशन इधर होती है। हमारा इंडिया के अगर लोकेशंस देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश कुछ इस इलाके में आता है। सो ये टूवर्ड्स ईस्ट इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन वाला कंसेप्ट लगेगा इसमें, फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला कंसेप्ट है। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन 30 डिग्री ईस्ट है द्वारका से। इस क्वेश्चंस में दे रखा है, जैसे कि हम सारे अगर पॉइंट्स पढ़े, हायर इन एलिवेशन देन द्वारका देन द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ की रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट तो सही दे रखा है, लेकिन यहाँ पे एलिवेशन वाली बात कही गई है, तो एलिवेशन के कारण ऐसा नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट इज सिचुएटेड फर्दर नॉर्थ देन द द्वारका एंड द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये वाला पॉइंट भी गलत है। सिचुएटेड फर्दर ईस्ट, नॉर्थ इधर तरफ नॉर्थ दे रखा है, तो नॉर्थ के लोकेशन से फिर उसका कोई सेंस नहीं है। सिचुएटेड फर्दर ईस्ट अबाउट 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड देन द द्वारका एंड द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। 2 घंटे अरुणाचल प्रदेश में जल्दी सुबह क्यों होती है? तो उसका रीज़न ये है कि अरुणाचल प्रदेश की डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट में है और अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, तो इस कारण से अरुणाचल प्रदेश पे सबसे पहले रेस जो होगी वो फॉल होगी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज सी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जितनी भी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, जो भी जितनी गंगा की है, यमुना की है, जितनी भी रिवर्स की ट्रिब्यूटरी है, उनकी ट्रिब्यूटरीज याद करनी है, उनका ओरिजिनेशन पॉइंट करना है, और अगर कोई सा इंपॉर्टेंट सिटी वहाँ पे लोकेटेड है जहाँ से वो पास होती है वो भी याद करना है। सो जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो श्रीनगर है वो किस बैंक पे रिवर है, तो झेलम नदी के, झेलम नदी यहाँ से श्रीनगर से बहती है। डल लेक, वुलर लेक इज ऑल्सो ऑन झेलम, ठीक है। श्रीनगर में हमें डल लेक मिलेगी, तो झेलम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये सारे इंपॉर्टेंट जो सिटीज है इसकी भी लिस्ट है, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जाएंगे, रिवर्स इंपॉर्टेंट सिटीज जो कि रिवर बैंक के ऊपर है उनकी भी लिस्ट है, प्रिपेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द एरियाज इन इंडिया डेट रिकवर अप्रॉक्सीमेटली एन एवरेज ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल एनुअली। हर साल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होने वाले रीजन कौन कौन से? लॉजिक से क्वेश्चन, अगर इस ऐसे क्वेश्चन नहीं भी बनते लेकिन लॉजिक से क्वेश्चन बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर अगर बी देखेंगे तो इसमें मध्य प्रदेश दे रखा है। कभी मध्य प्रदेश में देखा है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होते हुए? कभी 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होना यानी मोस्ट ऑफ द टाइम ईयर में बारिश होते ही रहना, बहुत हाईली रेनफॉल वाला इलाका। मध्य प्रदेश में इतनी हाई रेनफॉल नहीं होती है, ठीक है। सो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन इज मेघालय, असम, राजस्थान। राजस्थान में तो कितनी कम बारिश होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस भी इस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद है कि मेघालय, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान। यहाँ पे वापस पहली बात तो राजस्थान आ गया। दूसरी बात दिल्ली कैपिटल की हम हर दिन न्यूज़ सुनते हैं, उसमें कभी भी दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई होगी तो पूरा दिल्ली डूब जाएगा, ठीक है। इतनी एक्सटेंसिव रेनफॉल वहाँ पे भी नहीं होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द रीजन बीइंग देयर आर 3 हिल्स, गारो, खासी, जैंतिया। और जो मैंने जो मानसून की जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच बताई थी ना, तो ये जब यहाँ पे आती है इन माउंटेन्स रीजन के कारण पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे लोकल वेदर कंडीशंस बनती है, जिनके कारण पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है ना वहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होती है अराउंड 200 सेंटीमीटर। और जैसे भी देखा जाएगा तो मेघालय, आसाम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 इज ए। इन रीजन्स में सबसे ज़्यादा वो होती है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कहाँ मिलेंगे? ज़्यादा जहाँ बारिश हो रही है वहीं पे मिलेंगे। तो ये जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, यहाँ पे ही क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेंगे। तो उसका अगर क्वेश्चंस में वो ऐसा इस टाइप से पूछा जाता है तो तब भी आंसर ए वाला ही रहेगा, सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आइसोथर्म is an imaginary line drawn on a map which connect places of equal। अब क्वेश्चन में ही दे रखा है थर्म, हमें सबको पता है थर्म इज टेम्परेचर रिलेटेड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टेम्परेचर। ये सारे जो स्केल्स है, ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है, इसमें तो ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो लाइन इमेजिनरी लाइन जो मैप पे ड्रॉ की जाती है उन सबकी भी लिस्ट दे रखी है, जाओ लर्न करो। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 इज डी।
मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ज्योग्राफी से डैम, जितने भी डैम्स हैं किस रिवर के ऊपर बने वो, दूसरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क, ये सारे के सारे करने, इनकी लोकेशंस क्या है, ठीक है, ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमें पता हो, मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये वही वाला नेशनल पार्क है जहाँ पे अभी मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन वो बेयर गिल्स और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने वो वीडियो शूट किया था, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात है। इसका पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम था हेलीज नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड में मिलेगा। So the correct answer of question number 19 is D. Moving towards the next question, which of the following statement regarding the sun is correct? sun के बारे में इनमें से कौन सी बात सही? The sun is composed mainly of hydrogen. Its energy is generated by, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, सन जो है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है। Its energy is generated by nuclear collision in its interior, ये बात भी सही है। इट इज़ कैलकुलेटेड दैट द सन, अच्छा अगर मान लो कि दो ऑप्शंस में से आपको ये तीसरा वाला पता भी नहीं है कि ये वाली बात लिखी है, इट इज़ कैलकुलेटेड दैट द सन कंज्यूम अबाउट अ ट्रिलियन पॉन्ड्स ऑफ हाइड्रोजन एवरी सेकंड, पर तुमको पता है कि ऊपर के दो स्टेटमेंट्स अगर सही है, सो ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस तो जरूर देखने को मिलेंगे, बट लार्जली अभी PYQs करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं प्री एफकेट में तो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इस PYQ सेक्शंस को बहुत इंपॉर्टेंटली लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21, सुपरसोनिक स्पीड, जैसे कि अभी ब्रह्मोस हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे सुपरसोनिक की बात निकली, तो एक होता है सबसोनिक, ठीक है, एक होता है सुपरसोनिक और एक होता है हाइपरसोनिक। 5 मैक के ऊपर जिसकी भी स्पीड होती है, मैक इज यूनिट रेशो होता है, स्पीड जो क्या बोलते हैं लाइट जो साउंड की स्पीड होती है और किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उनके बीच का रेशो इज मैक। सो उसी के उसमें पूछा है कि सुपरसोनिक स्पीड इज अ स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, सो इन एयर एट सी लेवल व्हाट इज टू से अराउंड इन माइल्स पर आवर। सो माइल्स पर आवर में इसकी स्पीड होती है 760 माइल पर आवर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एफकेट में फिर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सो इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, योगा सूत्र वॉज रिटन बाय, सो जहाँ भी योगा की बात आएगी एंशिएंट टाइम में हमें सबको पता है कि इन्होंने लिखा है पतंजलि, फिर भी इसका सोर्स का है, फिर वही बात मैं बार बार सभी के सोर्स लूसेंट से ही है। लूसेंट की बुक में मिसलेनियस वाला सेक्शन उठाओ, उसमें पीछे सोर्सेज दे रखे हैं, उसमें से तुमको पता चल जाएगा योगा सूत्रा किसके द्वारा लिखी गई है, पतंजलि, क्योंकि मैंने जो बोला है बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, तो उसमें आपको ये मिलेगा, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इज लोकेटेड एट, तो नेशनल इंस्टीट्यूट्स की लोकेशंस बहुत, जैसे डिफेंस वाले तो डिफेंस वाले सेक्शन में आ गए, डिफेंस इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनकी लोकेशंस एक ना एक पूछी जाती है, ठीक है। हर साल कोई ना कोई सा एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें किसी इंस्टीट्यूशन की लोकेशन पूछी जाती है, ये भी आपको मिसलेनियस वाले सेक्शन में लूसेंट में पीछे मिलेगा, जिसमें अराउंड 58 ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस दे रखे हैं। उसी में से नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ पे मिलेगा, हमें ये मिलता है गोवा में, डेट इज़ पणजी में उसकी लोकेशन है। इसके जो सब इंस्टीट्यूशन है वो अलग अलग लोकेशंस पे, लेकिन जो मेन है वो पणजी में। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 इज बी, अन एरोप्लेन राइजेस बिकॉज ऑफ, सब एफकेट का प्रिपेयर कर रहे हैं, हम सबको एयरफोर्स में जाना है, लेकिन अगर यही नहीं पता है कि एयरप्लेन उड़ता कैसे तो फिर तो तकलीफ वाली बात है, ठीक है। सो अन एरोप्लेन राइजेस बिकॉज, सो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पे एयरप्लेन काम करता है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होती है कि वेलोसिटी और प्रेशर के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, ठीक है, ये इनके बीच का रिलेशन है। तो जो एयरप्लेन की जो विंग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ये विंग है, तो अपर वाले पार्ट में जो विंग्स की वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इस कारण से प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और नीचे एयर की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा, इस कारण से प्रेशर ज़्यादा बनता है, इस कारण से एयरप्लेन लिफ्ट लेता है,
लिफ्ट लेने के कारण धीरे धीरे ऊपर जाके वो एयरबोर्न हो जाता है। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24, द एरोप्लेन राइजेस बिकॉज ऑफ द प्रेशर अबव इट्स विंग इज लेस देन द प्रेशर बिलो देम। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 इज सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्नौलिस प्रिंसिपल पे कभी ये पूछ भी सकता है डायरेक्टली, प्रिंसिपल कौन सा, तो बर्नौलिस प्रिंसिपल पे है। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, rocks formed on the solidification of molten matter are called। rocks तीन टाइप की होती हैं। so the correct answer of this question is igneous rock, but there is metamorphic rock, high pressure and high temperature। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में बनने वाली जितनी भी रॉक्स हैं वो कौन सी है, मेटामॉर्फिक है। उसके बाद सेडिमेंट्री, सेडिमेंटेशन से ही ये क्लियर हो रहा है कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स जो रॉक्स एक्यूमुलेट होती जाती है उस कारण से बनने वाली रॉक्स कौन सी होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड देयर इज इग्नियस रॉक। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, जो मोल्टन सॉलिडिफिकेशन के कारण जो रॉक्स बनती हैं वो कौन सी रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक्स। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 इज डी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, the pioneer of atomic energy in India, we all know this personality, होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने अपने इंडिया में एटॉमिक एनर्जी की नींव रखी थी। इन पे अभी रिसेंटली सीरीज भी आई है, द रॉकेट बॉयज, जाके देखो, बहुत अच्छी सीरीज है। सो क्वेश्चन नंबर 26, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई एयर स्पेस से रिलेटेड, सीवी रमन, वी ऑल नो सीवी रमन से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया है फिजिक्स के लिए। स्कैटरिंग, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, स्कैटरिंग ऑफ, ठीक है, सीवी रमन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर इज सी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड एमेच्योर स्नूकर चैंपियनशिप इज। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन एफकेट में पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी स्पोर्ट्स के फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं कि इस स्पोर्ट्स का पहला विनर कौन था, ये कौन था, और खासकर क्रिकेट से भी पहला कैच किसने लिया, 100th कैच किसने लिया है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विलियम जोन्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27 इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द फर्स्ट पर्सन टू विन द अर्जुन अवार्ड फॉर द बैडमिंटन इज। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो अर्जुन अवार्ड बैडमिंटन में जीता था नंदू नाटेकर ने। उसके बाद ये जो प्रकाश पादुकोण है, इन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने का श्रेय किसको है, प्रकाश पादुकोण को, ठीक है। सो ये भी प्रकाश पादुकोण से भी रिलेटेड भी है, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो इनके बारे में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, द स्पोर्ट्स विच रिक्वायर द लार्जेस्ट फील्ड। अब ये फिर सेम लॉजिक वाला क्वेश्चन है, किसी को अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा फिर भी लॉजिक से लगाया, सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट फील्ड होती है कौन से स्पोर्ट्स को खेलने के लिए चाहिए, ऑब्वियस सी बात है पोलो। कितना बड़ा ग्राउंड होता है, कितनी बड़ी उनकी फील्ड होती है, वो लोग चलते भी उसमें गाड़ियों में हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाने के लिए। तो मैंने बोला कुछ क्वेश्चंस तो आपके डायरेक्टली नॉलेज चेक करेंगे, लेकिन कुछ आपके लॉजिक्स भी चेक करेंगे कि आपका जो पढ़ा है उसको आप इंप्लीमेंट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ये उसी तरह से एक क्वेश्चन था कि सबसे बड़ी फील्ड किसकी, ये कोई भी कर सकता है कि इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर डी का 29 का क्या है, डी, पोलो की फील्ड सबसे बड़ी होती है। Last question of today's series, that is, who among the following had discovered the Brahmani script in 1838? Correct answer of this question is Jones Princip। तो ये जो स्क्रिप्ट वाली बात है ये भी एंशंट का पार्ट है, ये भी आपको टेबल्स में मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में भी हमने देखा कि जो टॉपिक्स हमने लिस्ट जो दे रखी थी, अगर उसको थॉरली लूसेंट के टेबल से, लूसेंट्स के टॉपिक से अगर प्रिपेयर करी जाए तो आज आराम से ये सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट्स लेते रहो, जिससे कि इनको एग्जाम टाइम से रिपीट करो, क्योंकि एफकेट जैसी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। सो ये क्वेश्चंस वैसे प्रिपेयर करना है। फिर जब पता चल गया कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन मिला है तो उसको जाओ देखो, उससे रिलेटेड दूसरी बातें भी सारी जो बुक्स में दे रखी है वो सारी पढ़ लो। काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में ये सब टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी सिलेक्टिव मटेरियल पढ़ेंगे, पर ऐसा पढ़ेंगे कि आराम से इस
उस पर्टिकुलर सेक्शन में हम 22 अबव क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में। सो थैंक यू वेरी मच। हम और सीरीज लेके आने वाले, इसके नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे आगे वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो थैंक यू वेरी मच एंड बी विथ अस। थैंक यू।